नमस्कार। कहानी एक यात्रा में आज का हमारा पड़ाव है उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित कहानी पिंजरा। शांति ने ऊबकर कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उठकर अनमनी सी कमरे में घूमने लगी। उसका मन स्वस्थ नहीं था। लिखते लिखते उसका ध्यान बट जाता था। केवल 4 पंक्तियां वह लिखना चाहती थी, पर वह जो कुछ लिखना चाहती थी उसे लिखा न जाता था। भावावेश में कुछ का कुछ लिख जाती थी। 6 पत्र वह फाड़ चुकी थी, यह 7वां था। घूमते घूमते वह चुपचाप खिड़की में जा खड़ी हुई। संध्या का सूरज दूर पश्चिम में डूब रहा था। माली ने क्यारियों में पानी छोड़ दिया था और दिन भर के मुरझाए फूल जैसे जीवन दान पाकर खिल उठे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। शांति ने दूर सूरज की ओर निगाह दौड़ाई। पीली पीली सुनहरी किरणें जैसे डूबने से पहले उन छोटे छोटे बच्चों के खेल में जी भर हिस्सा लेना चाहती थीं, जो सामने के मैदान की हरी भरी घास पर उन्मुक्त खेल रहे थे। सड़क पर 2 युवतियां हंसती चुहले करती उछलती कूदती चली जा रही थीं। शांति ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा और मुड़कर उसने अपने इर्द गिर्द एक थकी हुई निगाह दौड़ाई। छत पर बड़ा पंखा धीमी आवाज से अनवरत चल रहा था। दरवाजों पर भारी पर्दे हिल रहे थे और भारी कोच और उन पर रखे हुए रेशमी गद्दे, गलीचे और दरमियान में रखे हुए छोटे छोटे अठकोने मेज और उन पर पीतल के नन्हे नन्हे हाथी और फूलदान। और उसने अपने आप को उस पक्षी सा महसूस किया जो विशाल स्वच्छंद आकाश के नीचे खुली स्वतंत्र हवा में आम की डाली से बंधे हुए पिंजरे में लटक रहा हो। तभी नौकर उसके छोटे लड़के को जैसे बरबस खींचता सा लाया। धोबी की लड़की के साथ वह खेल रहा था। आओ देखा न ताव, और शांति ने लड़के को पीट दिया। क्यों तू उन कमीनों के साथ खेलता है? क्यों खेलता है तू, इतने बड़े बाप का बेटा होकर? और उसकी आवाज चीख की हद को पहुंच गई। हैरान से खड़े नौकर ने बढ़कर जबरदस्ती बच्चे को छुड़ा लिया। शांति जाकर धम से कोच में धंस गई और उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। तब वहीं बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने अतीत के कई चित्र फिर गए। उसके पति तब लॉन्ड्री का काम करते थे। बाइबल सोसाइटी के सामने, जहां आज एक दंदान साज बड़े धड़ल्ले से लोगों के दांत उखाड़ने में निमग्न रहते हैं, उनकी लॉन्ड्री थी। आय अच्छी थी, पर खर्च भी कम ना था। 35 रुपया तो दुकान का किराया ही देना पड़ता था, और फिर कपड़े धोने और इस्त्री करने के लिए जो तबेला ले रखा था उसका किराया अलग था। इसके अतिरिक्त धोबियों को वेतन, कोयले, मसाला और 100 दूसरे पचड़े। इस सब खर्च की व्यवस्था के बाद जो थोड़ा बहुत बचता था, उससे बड़ी कठिनाई के साथ घर का खर्च चलता था। और घर उन्होंने दुकान के पीछे ही महिलाल स्ट्रीट में ले रखा था। महिलाल स्ट्रीट जैसी अब है वैसी तब भी थी। मकानों का रूप यद्यपि इन 10 वर्षों में कुछ बदल गया है, किंतु मकानों में कुछ अधिक अंतर नहीं आया। अब भी इस इलाके में कमीन बसते हैं, और तब भी बसते थे। सील भरी अंधेरी कोठरियां चमारों, धीवरों और शुद्ध हिंदुओं का निवास स्थान थी। एक ही कोठरी में रसोई, बैठक, शयन गृह और वह भी ऐसा जिसमें सास ससुर, बेटा बहू, लड़कियां लड़के सब एक साथ सोते हों। जिस मकान में शांति रहती थी, उसके नीचे टिंडी चमार अपने 8 लड़के लड़कियों के साथ रहता था। दूसरी चौड़ी गली में मारवाड़ी की दुकान थी, और जिधर दरवाजा था उधर भंगी रहते थे। उनके दरवाजे से जरा ही परे भंगियों ने तंदूर लगा रखा था, जिसका धुआं सुबह शाम उनकी रसोई में आ जाया करता था, जिससे शांति को प्राय रसोई की खिड़की बंद रखनी पड़ती थी। दिन रात वहां चारपाइयां बिछी रहती थीं और कपड़ा बचाकर निकलना प्राय असंभव होता था। गर्मियों के दिन थे और म्यूनिसिपैलिटी का नल काफी दूर अनारकली के पास था, इसलिए गरीब लोगों की सहूलियत के ख्याल से शांति ने अपने पति की सिफारिश पर नीचे ढेवड़ी के नल से उन्हें पानी लेने की इजाज़त दे दी। किंतु जब उन्हें
इस मकान में आए कुछ दिन बीते तो शांति को मालूम हो गया कि यह उदारता बड़ी महंगी पड़ेगी। एक दिन जब उसके पति नहाने के बाद साबुन की डिबिया नीचे ही भूल गए और शांति उसे उठाने गई तो उसने उसे नदारद पाया। फिर कुछ दिन बाद तौलिया गायब हो गया और इसी तरह दूसरे तीसरे कोई ना कोई चीज गुम होने लगी। हार कर एक दिन शांति ने अपने पति के पीछे पड़कर नल की टोंटी पर लकड़ी का छोटा सा बक्सा लगवा दिया और उसकी चाबी अपने पास रख ली। दूसरे दिन जब एक ही धोती से शरीर ढांपे वह पसीने से निचुड़ती हुई चूल्हे के आगे बैठी रोटी की व्यवस्था कर रही थी तो उसने अपने सामने एक काली सी लड़की को खड़ी पाया। लड़की उसकी समवयस्क ही थी। रंग उसका बेहद काला था और शरीर पर उसने अत्यंत मैली कुचैली धोती और बंडी पहन रखी थी। वह अपने गहरे काले बालों में सरसों का ही तेल डालती होगी क्योंकि उसके मस्तक पर बालों के नीचे पसीने के कारण तेल में मिली हुई मैल की एक रेखा बन रही थी। चौड़ा सा मुंह और चपटी सी नाक। शांति के हृदय में क्रोध और घृणा का तूफान उमड़ आया। आज तक घर में जमादारिन के अतिरिक्त नीचे रहने वाली किसी कमीन लड़की को ऊपर आने का साहस ना हुआ था और ना स्वयं भी उसने किसी से बातचीत करने की कोशिश की थी। लड़की मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में विचित्र सी चमक थी। क्या बात है? जैसे आंखों ही आंखों में शांति ने क्रोध से पूछा। तनिक मुस्कुराते हुए लड़की ने प्रार्थना की कि बीवी जी पानी लेना है। हमारा नल भंगी चमारों के लिए नहीं, हम भंगी हैं ना चमार। फिर कौन हो? मैं बीवी जी सामने के मंदिर के पुजारी की लड़की। लेकिन शांति ने आगे ना सुना था। उसे लड़की से बातें करते करते घिन आती थी। धोती के छोर से चाबी खोलकर उसने फेंक दी। इस काले कलूटे शरीर में दिल काला न था और शीघ्र ही शांति को इस बात का पता चल गया। रोज ही पानी लेने के वक्त चाबी के लिए गोमती आती। गली में पूर्वियों का जो मंदिर था वह उसके पुजारी की लड़की थी। अमीरों के मंदिर के पुजारी भी मोटरों में घूमते हैं। यह मंदिर था गरीब पूर्वियों का, जिनमें प्राय सब चौकीदार, चपरासी, साइस अथवा मजदूर थे। पुजारी का कुटुंब भी खुली गली के एक ओर भंगियों की चारपाइयों के सामने सोता था और जब रात को कोई तांगा उधर गुजरता तो प्राय किसी न किसी की चारपाई उसके साथ घिसटती हुई चली जाती। मंदिर में कुआं तो था, पर जब इधर से नल आया उस पर डोल और रस्सी कभी ही रही और फिर जब समीप ही किसी की ढेवड़ी के नल से पानी मिल जाए तो कुएं पर बाजू तोड़ने की क्या जरूरत है। इसलिए गोमती पानी लेने और कुछ पानी लेने के बहाने बातें करने रोज ही सुबह शाम आ जाती। बटलोही नल के नीचे रखकर, जिसमें सदैव पान के कुछ पत्ते तैरा करते, वह ऊपर चली जाती और फिर बातों बातों में भूल जाती कि वह पानी लेने आई है और उस समय तक ना उठती जब तक उसकी बुढ़िया दादी गली में अपनी चारपाई पर बैठी हुई चीख चीख कर गालियां देती हुई उसे ना पुकारती। इसका यह मतलब नहीं कि इस बीच में शांति और गोमती में मित्रता हो गई थी। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि शांति जब रसोई में खाना बनाती अथवा अंदर कमरे में बैठी कपड़े सीती तो उसको गोमती का सीढ़ियों में बैठकर बातें करते रहना बुरा नहीं लगता था। कई तरह की बातें होती, मोहल्ले के भंगियों की बातें, चमारों के घरेलू झगड़ों की बातें और फिर कुछ गोमती की निजी बातें। इस बीच में शांति को मालूम हो गया कि गोमती का विवाह हुए वर्षों बीत चुके हैं, पर उसने अपने पति की सूरत नहीं देखी। बेकार है, इसलिए ना उसे वह लेने आता है और ना उसके पिता उसके साथ उसे भेजते हैं। कई बार छेड़ने की गर्ज से या कई बार मात्र आनंद लेने की गर्ज से ही शांति उससे उसके पति के संबंध में और उसके अपने मनोभावों के संबंध में प्रश्न पूछती। उत्तर देते समय गोमती शर्मा जाती थी, किंतु इतना सब होते हुए भी उसकी जगह वही सीढ़ियों में ही बनी रही। फिर किस प्रकार पुजारी की वह काली कलूटी लड़की वहां से उठकर उसके इतने समीप आ गई कि शांति ने एक बार अनायास आलिंगन में लेकर कह दिया, आज से तुम मेरी बहन हुई गोमती। वह सब आज भी शांति को स्मरण था।
सर्दियों की रात थी और अनारकली में सब ओर धुआं धुआं हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे लाहौर के समस्त तंदूरों, होटलों, घरों और कारखानों से सारे दिन उठने वाले धुएं ने सांझ होते ही इकट्ठे होकर अनारकली पर आक्रमण कर दिया हो। शांति अपने नन्हे को कंधे से लगाए, हाथों में कुछ हल्के फुल्के लिफाफे थामे क्रय विक्रय करके चली आ रही थी। वह कई दिनों के अनुरोध के बाद अपने पति को इधर ला सकी थी और उन्होंने जीवर खाया पिया और खरीद किया था। अनारकली के मध्य बंगाली रसगुल्लों की जो दुकान है, वहां से रसगुल्ले खाने को शांति का बड़ा मन होता था, पर उसके पति को कभी इतनी फुर्सत ही ना हुई कि वे वहां तक सिर्फ रसगुल्ले खाने के लिए जा सकें। अस्पताल रोड के सिरे पर हलवाई के साथ चाट वाले की जो दुकान है, वहां से चाट खाने को शांति की बड़ी इच्छा थी, पर चाट ऐसी निकम्मी चीज खाने के लिए काम छोड़कर जाने का अवकाश शांति के पति के पास कहाँ। कई दिनों से वह अपनी उम्मी के लिए कुछ गर्म कपड़ों के टुकड़े खरीदना चाहती थी। सर्दी बढ़ रही थी और उसके पास एक भी कोट ना था, और फिर गर्म कपड़ा ना सही, वह चाहती थी कि कुछ ऊन ही मोल ले ली जाए ताकि नन्हे का स्वेटर बुन दिया जाए, पर उसके पति हूं हां करके टाल जाते थे। किंतु उस दिन वह निरंतर महीने भर तक अनुरोध करने के बाद उन्हें अपने साथ अनारकली ले जाने में सफल हुई थी, और उस दिन उन्होंने जी भर बंगाली के रसगुल्ले और चाट वाले की चटपटी चाट खाई थी। बल्कि घलुए में मोहन के पकौड़े और मटरों वाले आलूओं के स्वाद भी चखे थे। फिर उम्मी के लिए कपड़ा भी खरीदा था और ऊन भी मोल ली थी, और 2 आने दर्जन ब्लेडों वाली गुडवॉक की डिबिया तथा एक कोलगेट साबुन की 2 आने वाली टिकिया उसके पति ने भी खरीदी थी। कई दिनों से वे उन्हीं पुराने ब्लेडों को शीशे के गिलास में तेज करके नहाने वाले साबुन से ही हजामत बनाते आ रहे थे, और उस दिन शांति ने यह सब खरीदने के लिए उन्हें विवश कर दिया था, और दोनों जने यह सब खरीदकर खर्च करने के आनंद की अनुभूति से पुलकित चले आ रहे थे। दिसंबर का महीना था और सूखा जाड़ा पड़ रहा था। शांति ने अपने सस्ते पर गर्म शॉल को नन्हे के गिर्द और अच्छी तरह लपेटते हुए अचानक कहा, निगोड़ा सूखा जाड़ा पड़ रहा है, सुनती हूं नगर में बीमारी फैल रही है। पर उसके पति चुपचाप धुएं के कारण कड़वी हो जाने वाली अपनी आंखों को रूमाल से मलते चले आ रहे थे। शांति ने फिर कहा, हमारी अपनी गली में कई लोग बीमार हो गए हैं। परसों टेंडी चमार का लड़का निमोनिया से मर गया। तभी शॉल में लिपटा बच्चा हल्के हल्के 2 बार खांसा और शांति ने उसे और भी अच्छी तरह शॉल में लपेट लिया। उसकी बात को सुनी अनसुनी करके उसके पति ने कहा, आज बेहद बदपरहेजी की है, पेट में सख्त गड़बड़ हो रही है। घर आकर शांति ने जब लड़के को चारपाई पर लिटाया और मस्तक पर हाथ फेरते हुए उसके बालों को पिछली तरफ किया तो वह चौंक कर पीछे हटी। उसने डरी हुई निगाहों से अपने पति की ओर देखा। वे सिर को हाथों में दबाए नाली पर बैठे थे। उम्मी का माथा तो तवे की तरह तप रहा है। उसने बड़ी कठिनाई से गले को अचानक अवरुद्ध कर देने वाली किसी चीज को बरवस रोक कर कहा, लेकिन उसके पति को कह हुई। शांति का कंठ अवरुद्ध सा होने लगा था और उसकी आंखें भरसी आई थीं, पर अपने पति को कह करते देख बच्चे का ख्याल छोड़कर वह उनकी ओर भागी। पानी लाकर उनको कुल्ला कराया। निढाल से होकर वे चारपाई पर पड़ गए और कुछ ही क्षण बाद उन्हें फिर कह हुई। शांति के हाथ पांव फूल गए। घर में वह अकेली, सास मां पास नहीं, कोई दूसरा नाता रिश्ता भी समीप नहीं, और नौकर रखने की गुंजाइश भी कभी नहीं निकली। वह कुछ क्षण के लिए घबरा गई। एक उड़ी उड़ी सी दृष्टि उसने अपने जोर से तपते हुए बच्चे और बदहजमी से निढाल पति पर डाली। अचानक उसे गोमती का ख्याल आया। शांति अकेली कभी गली में नहीं उतरी थी, पर सब संकोच छोड़कर वह भागी भागी नीचे गई। अपनी कोठरी के बाहर गली की ओर मात्र ईंटों के छोटे से पर्दे की ओट से बने हुए रसोई घर में बैठी
गोमती रोटी बेल रही थी और चूल्हे की आग से उसका काला मुख चमक सा रहा था। शांति ने देखा उसका बड़ा भाई अभी खाना खाकर उठा है। तब आगे बढ़कर उसने इशारे से गोमती को बुलाया। तवे को नीचे उतार और लकड़ी को बाहर खींचकर गोमती उसी तरह भागी आई। तब विनीत भाव से संक्षेप में शांति ने अपने पति तथा बच्चे की हालत का उल्लेख किया और फिर प्रार्थना की कि वह अपने भाई से कहकर तत्काल किसी डॉक्टर को बुला दे। उनकी लॉन्ड्री के साथ ही जिस डॉक्टर की दुकान है वह सुना है पास ही लाजपति रोड पर रहता है। यदि वह आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो। और फिर साड़ी के छोर से 5 रुपए का एक नोट खोल शांति ने गोमती के हाथ में रख दिया कि फीस पहले ही क्यों ना देनी पड़े, पर डॉक्टर को ले अवश्य आए। और फिर चलते चलते उसने यह भी प्रार्थना की कि रोटी पकाकर संभव हो तो तुम ही जरा आ जाना। उम्मी, शांति का गला भर आया। गोमती ने कहा था, आप घबराए नहीं, मैं अभी भाई को भेज देती हूँ। और मैं भी अभी आई। और यह कहकर वह भागती सी चली गई थी। शांति वापस मुड़ी तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसने महसूस किया कि शंका और भय से उसके पांव कांप रहे हैं और उसका दिल धक धक कर रहा है। ऊपर जाकर उसने देखा उसके पति ऊपर से उतर रहे हैं। हाथ में उनके खाली लोटा है। चेहरा पहले से भी पीला हो गया है और माथे पर पसीना छूट गया है। शांति के उड़े हुए चेहरे को देखकर उन्होंने हंसने का प्रयत्न करते हुए कहा, घबराओ नहीं, सर्दियों में हैजा नहीं होता। शांति ने रोते हुए कहा, आप ऊपर क्यों गए, वहीं नाली पर बैठ जाते। किंतु जब पति ने नाली की ओर और फिर चारपाई पर पड़े हुए बीमार बच्चे की ओर इशारा किया तो शांति चुप हो गई। उसने पहले सहारा देकर पति को बिस्तर पर लिटाया, फिर नाली पर पानी गिराया, फिर दूसरे कमरे में बिस्तर बिछा बच्चे को उस पर लेटा आई। तभी गोमती आ गई। खाना तो सब खा चुके थे। अपने हिस्से का आटा उठा, आग बुझा, वह भाग आई थी। शांति ने कहा, मैं उम्मी को उधर कमरे में लेटा आई हूँ। मुझे डर है उसे सर्दी लग गई है। सांस उसे और भी कठिनाई से आने लगी है और खांसी भी बढ़ गई है। निचली कोठरी में पड़े हुए पुराने लिहाफ से कपड़े ले लो और अंगीठी में कोयले डाल उसकी छाती पर जरा उसे सेंक दो। इनके पेट में गड़बड़ है। मैं इधर इसका कुछ उपचार करती हूँ, कुछ नहीं तो गर्म पानी करके बोतल ही फेरती हूँ। गोमती ने कहा, इन्हें बीबी जी कोई हाजमे की चीज दो। हमारे घर तुम्मे की अजवाइन है, मैं उसमें से कुछ लेती आई हूँ। जब तक डॉक्टर आए उसे ही जरा गर्म पानी से इन्हें दे दो। बिना किसी तरह की हिचकिचाहट के शांति ने मैली सी पुड़िया में बंधी काली सी अजवाइन ले ली और गोमती अंगीठी में कोयले डाल नीचे कपड़े लेने भाग गई थी। बाहर शाम बढ़ चली थी। वहीं कमरे के अंधेरे में बैठे बैठे शांति की आंखों के आगे चिंता और फिक्र के वे सब दिन रात फिर गए। उसके पति को हैजा तो न था, किंतु गैस्ट्रोएंटराइटिस तीव्र किस्म का था। डॉक्टर के आने तक शांति ने गोमती के कहने पर उन्हें तुम्मे की अजवाइन दी थी, प्याज भी सुंघाया था और गोमती अंगीठी उठाकर दूसरे कमरे में बच्चे की छाती को सेंक देने चली गई थी। डॉक्टर के आने पर मालूम हो गया था कि उसे निमोनिया हो गया है और अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। शांति अपने पति और अपने बच्चे दोनों की एक साथ कैसे तीमारदारी करती। उसने अपनी व्यवस्था से गोमती की ओर देखा था, पर उसे होंठ हिलाने की जरूरत ना पड़ी थी। बच्चे की सेवा शुश्रूषा का समस्त भार गोमती ने अपने कंधों पर ले लिया था। शांति को मालूम भी ना हुआ था कि वह कब घर जाती है, कब घर वालों को खाना खिलाती है, या खाती है या खिलाती भी है या नहीं। उसने तो जब देखा उसे छाया की भांति बच्चे के पास पाया। कई दिन तक एक ही जून खाकर गोमती ने बच्चे की तीमारदारी की थी। दोपहर का समय था। उसके पति दुकान पर गए हुए थे। उम्मी को भी अब आराम था और वह उसकी गोद से लगा सोया पड़ा था और उसके पास ही फर्श पर टाट बिछाए गोमती पुराने ऊन के धागों से स्वेटर बुनना सीख रही थी। इतने दिनों की थकी हारी उनींदी शांति की पलकें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वह उन्हें खोलती थी पर वे फिर से बंद हो जाती थीं। आखिर
वैसी ही वह पड़ी पड़ी सो गई थी। जब वह फिर उठी तो उसने देखा उम्मी रो रहा है और गोमती उसे बड़े प्यार से सुरीली आवाज में थपक थपक कर लोरी दे रही है। शांति ने फिर आंखें बंद कर लीं। उसने सुना गोमती धीमे धीमे स्वर में गा रही थी, आरी कक्को जारी कक्को जंगल पक्को बेर, भैया हाथे ढेला चिड़ैया उड़े जा। और फिर आरी चिड़ैया दो पप्पड़ पकाए जा, भैया हाथे ढेला चिड़ैया उड़े जा। बच्चा चुप कर गया था। लोरी खत्म करके उसने बच्चे को गले से लगाकर चूम लिया। शांति ने अर्ध निमीलित आंखों से देखा। बच्चे के पीले जर्द सूखे से मुख पर गोमती का काला स्वस्थ मुख झुका हुआ है। सुख के आंसू उसकी आंखों में उमड़ आए। उसने उठकर गोमती से बच्चे को ले लिया था और जब वह फिर टाट पर बैठने लगी थी तो दूसरे हाथ से शांति ने उसका हाथ पकड़कर चारपाई पर बिठाते हुए उसने अपने बाजू से बांध लिया था और कहा, आज से तुम मेरी बहन हुई गोमती। आंखें बंद किए हुए शांति इन्हीं स्मृतियों में गुम थी। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे कि अचानक उसके पति अंदर दाखिल हुए। किसी जमाने में लॉन्ड्री चलाने वाले और समय पड़ने पर स्वयं अपने हाथ से इस्त्री गर्म करके कपड़ों को प्रेस करने में भी हिचकिचाहट न महसूस करने वाले लाला दीनदयाल और लाहौर की प्रसिद्ध फर्म दीनदयाल एंड सन्स के मालिक प्रख्यात शेयर ब्रोकर लाला दीनदयाल में महान अंतर था। इस 10 वर्ष के अरसे में उनके बाल यद्यपि पक गए थे किंतु शरीर कहीं अधिक स्थूल हो गया था। ढीले ढाले और प्राय लॉन्ड्री के मालिक होते हुए भी मैले कपड़े पहनने की जगह अब उन्होंने अत्यंत बढ़िया किस्म का रेशमी सूट पहन रखा था और पाँव में श्वेत रेशमी जुराबें और काले सैंडल पहने हुए थे। शांति ने झट रूमाल से आंखें पोंछ ली थीं। बिजली का बटन दबाते हुए उन्होंने कहा, यहाँ अंधेरे में क्या पड़ी हो, उठो बाहर बाग में घूमो फिरो। और फिर बोले, इंद्राणी का फोन आया था कि बहन यदि चाहें तो आज सिनेमा देख आएं। बहन दिल ही दिल में विषाद से शांति मुस्कुराई और उसके सामने एक और काली कलूटी सी लड़की का चित्र खिंच गया जिसे कभी उसने बहन कहा था, किंतु प्रकट उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मुंह फुलाए लाला दीनदयाल बाहर चले गए। तब आंखों को फिर एक बार पोंछकर और तनिक स्वस्थ होकर शांति मेज के पास आई और कुर्सी पर बैठ पैड अपनी ओर खिसकाकर कलम उठाकर उसने लिखा, बहन गोमती, तुम्हारी बहन अब बड़ी बन गई है, बड़े आदमी की बीबी है, बड़े आदमियों की बीबियां अब उसकी बहनें हैं। पिंजरे में बंद पंछी को कब इजाजत होती है कि स्वच्छंद स्वतंत्र विहार करने वाले अपने हमजोलियों से मिले। मैंने तुम्हें कल फिर आने के लिए कहा था, पर अब तुम कल ना आना। अपनी इस बंदनी बहन को भूलने की कोशिश करना। शांति। इस बार उसने एक पंक्ति भी नहीं काटी और न कागज ही फाड़ा। हाँ, एक बार लिखते लिखते फिर आंखें भर आने से जो एक दो आंसुओं की बूंदें पत्र पर अनायास ही गिर पड़ी थीं, उन्हें उसने ब्लॉटिंग पेपर से सुखा दिया था। फिर पत्र को लिफाफे में बंद करके उसने नौकर को आवाज़ दी और उसके हाथ में लिफाफा देकर कहा कि महीलाल स्ट्रीट में पूर्वियों के मंदिर के पुजारी की लड़की गोमती को दे आए। और फिर समझाते हुए कहा, गोमती कुछ ही दिन हुए अपनी ससुराल से आई है। पत्र लेकर नौकर चला ही था कि शांति ने उसे फिर आवाज दी और पत्र उसके हाथ से लेकर फाड़ डाला। फिर धीरे से उसने कहा, तुम गोमती से कहना कि बीबी अचानक आज मैके जा रही हैं और 2 महीने तक वापस ना लौटेंगी। यह कहकर वह फिर खिड़की में जा खड़ी हुई और अस्त हो जाने वाले सूरज के स्थान पर ऊपर की ओर बढ़ते हुए अंधेरे को देखने लगी। बात इतनी ही थी कि आज दोपहर को जब वे ब्रिज खेल रहे थे तब नौकर ने आकर खबर दी थी कि महीलाल स्ट्रीट के पुजारी की लड़की गोमती आई है। तब खेल को बीच में ही छोड़कर और भूलकर कि उसके पार्टनर राय साहब लाला बिहारी लाल हैं, वह भाग गई थी और उसने गोमती को अपनी भुजाओं में भींच लिया था और फिर वह उसे अपने कमरे में ले गई थी। तब दोनों बहुत देर तक अपने दुख सुख की बातें करती रही थीं। शांति ने जाना था कि
कि किस प्रकार गोमती का पति काम करने लगा, उसे ले गया और उसे 4 बच्चों की मां बना दिया। और गोमती ने उम्मी का और दूसरे बच्चों का हाल पूछा था। लाला दीनदयाल इस बीच में कई बार बुलाने आए थे, पर बहन ना गई थी। और जब दूसरे दिन आने का वादा लेकर उसने गोमती को विदा किया था, तो उसके पति ने कहा था, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस उजड़ और गंवार औरत को लेकर तुम बैठी रही, तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। उसे बगल में लिए उन सबके सामने से गुजर गईं। राय साहब और उनकी पत्नी हंसने लगे और आखिर प्रतीक्षा कर करके चले गए। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन शांति ने तो फैसला कर लिया था कि वह पिंजरे को पिंजरा ही समझेगी और उड़ने का प्रयास ना करेगी। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया से अवगत अवश्य कराएं। धन्यवाद।